नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम प्रजापत। आज मैं आपके लिए स्पेयर से जो आगे का कुछ पार्ट है उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले स्पेयर से रिलेटेड 4 वीडियो आप देख चुके हो, और नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, और उसके आगे जो स्पेयर का जो पार्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी आज हम देखेंगे ऑर्थोगोनल स्पेयर। ऑर्थोगोनल स्पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल स्फीयर को जानने से पहले हम यहाँ कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, उन उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है टेंजेंट लाइन। सबसे पहले आता है टेंजेंट टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है, ये हम स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं। जैसे टेंजेंट लाइन का नाम तो आपने सुना होगा कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को टच करे, यानी कि उसको स्पर्श करे, तो वो उसकी क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी कर्व होता है, एक सीधी सीधी रेखा है, और उस कर्व को वो क्या कर रही है, स्पर्श करके जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर हम एक स्पेयर के लिए टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं कि स्पेयर की टेंजेंट लाइन क्या होती है। तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए आपका ये कोई भी एक स्पेयर है और एक रेखा है, उसकी पोजीशन देखें तो हो सकता है वो रेखा उस स्पेयर से थोड़े नीचे या कोई दूर होकर के जा रही हो। या फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक रेखा जैसे स्पेयर को कट करके जा रही हो। एक रेखा स्पेयर को बिल्कुल अगर टच करेगी, यानी कि उसकी टेंजेंट लाइन होगी, तो उसको एक बिंदु पे टच करेगी। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन वही होती है कि एक स्ट्रेट लाइन जो स्पेयर को किसी भी एक पॉइंट पर टच करे, स्ट्रेट लाइन विच इज टच द एनी पॉइंट ऑफ द स्पीयर इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द स्पीयर। ठीक है, और अगर मान लो वो उसको टच नहीं कर रही तो उसके बाहर की ओर होगी, यानी कि वो जो लाइन है वो स्पेयर के आउटसाइड में होगी। ठीक है, और एक रेखा जो है स्पेयर को यदि कट करेगी तो वो स्पेयर को दो बिंदु पे कट करके जाएगी। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम यूं भी समझ सकते हैं कि एक रेखा जो स्पेयर को यदि टच करती है, एक रेखा जो स्पेयर को यदि टच करती है, तो स्पेयर की त्रिज्या और उस रेखा पर केंद्र से परपेंडिकुलर दूरी बराबर होगी। स्पेयर की त्रिज्या, क्योंकि देखो यहाँ पर ये स्पेयर है और इसकी त्रिज्या को यदि मैं इस पी बिंदु पर मिला दूं, पी बिंदु पर ये टच कर रही है, x0 y0 और z0 ये पॉइंट है, तो यहाँ पर त्रिज्या भी r है। और यदि मैं सेंटर से इस स्पेयर पे, यदि मैं सेंटर से इस स्पेयर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं, तो वो r और आपका p दोनों ही यहाँ पर बराबर होगा। तो एक रेखा, ए लाइन स्पेयर की टेंजेंट होगी, तो इसमें क्या होगा कि सेंटर से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई और त्रिज्या दोनों ही बराबर होगी। यूं भी हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको टेंजेंट लाइन के बारे में बात करनी है यहाँ पर, और टेंजेंट लाइन से आगे हम बात करेंगे टेंजेंट प्लेन पर। ठीक है, और जो लाइन स्पेयर को टच नहीं करती है वो या तो उसको कट करेगी, यानी कि दो बिंदु पे सीधी सीधी कट करके चले जाएगी, और नहीं तो वो आउटसाइड होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम इसमें बना के बता दिया है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको पूछे कि टेंजेंट लाइन ऑफ द स्पेयर क्या होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन विच टचेज द sphere at any point is called the tangent line, and a line is a tangent line then perpendicular distance from the center of the sphere at the tangent is equal to रेडियस ऑफ द स्पेयर। ये हम कह सकते हैं कि इस पर स्पेयर के केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई जो है वो स्पेयर की त्रिज्या के बराबर है रेखा पर। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी स्पर्श रेखा होगी। तो इस कंसेप्ट का यूज कभी ये कह दे, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपको ये बोल दे कि ये रेखा, एक कोई भी रेखा स्पेयर की स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श की स्पेयर की टेंजेंट है, इसका मतलब यह है कि स्पेयर के केंद्र से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर होगी। इस कंसेप्ट को लगा करके हम कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका टेंजेंट लाइन वाला बात। अब आता है टेंजेंट प्लेन क्या होता है। तो टेंजेंट प्लेन का मतलब ये होता है कि जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं उनका जो बिंदु पथ होता है, मतलब एक गोले की जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं उनका बिंदु पथ जो होता है वो गोले का टेंजेंट प्लेन होता है। मतलब यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं टेंजेंट प्लेन की। टेंजेंट प्लेन, इसको बोलेंगे स्पर्श समतल, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, स्पर्श समतल। तो स्पर्श समतल की परिभाषा यह है, लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन। मतलब यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका ये पी कोई भी एक बिंदु है। ठीक है, अब इस पी बिंदु पर जितनी भी आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो वो आप खींच लीजिए। जैसे मैंने ये स्पर्श रेखा खींची, अब इस पे जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वो सब खींच लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकस ऑफ द
टेंजेंट लाइन एट द एनी पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि कोई भी स्फीयर है उसका टेंजेंट प्लेन की समीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन आपके आता है। तो अब हम हमारे मेन जो सिलेबस में यहीं से क्वेश्चन आता है। आप चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर और कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपके सिलेबस में है तो स्पेयर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो उसमें जैसे आपको ये पूछते हैं कि ये कोई भी एक गोला है और इस बिंदु पर स्फीयर का टेंजेंट प्लेन जो है वो क्या होगा, टेंजेंट प्लेन की समीकरण क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं टेंजेंट प्लेन की समीकरण कैसे लिखते हैं, मान लीजिए लेट एस एक स्फीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2vy प्लस 2w z प्लस d बराबर 0। ये कोई भी हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, और यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एक पॉइंट है px0 y0 z0, ये आपका कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमको क्या करना है कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपके ऐसे आएगी, जब भी आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम लिखेंगे, आपको जहां एक्स स्क्वायर है वहां रिप्लेस करना है एक्स x1, जहां वाई स्क्वायर है वहां आपको रिप्लेस करना है वाई y1, जहां जेड स्क्वायर है वहां आपको रिप्लेस करना है जेड z1। ठीक है, अब आपको यहाँ 2ux, तो ये 2ux को हम लिखेंगे x प्लस x1 इंटू यू कर देंगे। ऐसे 2vy को हम लिख देंगे y प्लस y1 v कर देंगे। 2wz को हम कर देंगे z प्लस z1 इंटू w कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको स्पेयर की इक्वेशन में इस तरह से रिप्लेस करना है, और ये रिप्लेस करते हुए आप स्पेयर की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया कि एक स्पेयर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। आपको p पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है एट द पॉइंट एट p टेंजेंट प्लेन, ये अपने को लिखना है, मतलब इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट प्लेन जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जहां एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे रिप्लेस करना है एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करना है वाई y1, जेड स्क्वायर की जगह पे पुट करना है जेड z1। जबकि ये x0 y0 तो इनको 1 1 कर लेते हैं, यहाँ x1 y1 z1। ठीक है, तो ये अपने को रिप्लेस करना है, और जहां 2ux है उसकी जगह पे अपन को 2u, तो u तो ऐसे रह जाएगा, पर ये 2x है तो उसको कर देंगे x प्लस x1। 2vy, ठीक है, तो यहाँ v हो जाएगा और y की जगह y प्लस y1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला ये हो गया है टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेन हमारा बनेगा x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो गई है। यानी कि कोई भी स्फीयर आपको दे रखा है उसका टेंजेंट प्लेन आपको लिखना है, और पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, टेंजेंट प्लेन की हो गई है। यानी कि क्या होगी, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो ये है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट प्लेन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक पॉइंट दे देवे और उसके लिए आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन देखो, टेंजेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो स्फीयर के किसी एक पॉइंट पर लिखा जाता है। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लेन लिखते हैं वो पॉइंट क्या होना चाहिए, स्फीयर पे होना चाहिए। जैसे कि अभी मान लो ये स्फीयर है, अब मैं इस पर कोई भी टेंजेंट प्लेन लिखना चाहता हूँ, तो जिस पॉइंट को लूँगा वो स्फीयर पे होना चाहिए। या आप हर किसी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, यानी कि एक पॉइंट होना चाहिए जो स्फीयर पे है, फिर आपके पास स्फीयर की इक्वेशन है, तो इस फॉर्मूले को लगाते हुए आप इक्वेशन लिख सकते हो। वापस बता रहा हूँ, आपको एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1 रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर की जगह आपको वाई y1 रिप्लेस करना है, जेड स्क्वायर की जगह जेड z1 पुट करना है। x1 y1 z1 आपके पास रहेगा, फिर 2ux, तो u ऐसे रहेगा, पर 2x को क्या कर देना है, x प्लस x1,
फिर ऐसे ही 2y को क्या कर देना है y प्लस y1, फिर आपको 2z को क्या कर देना है z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो ये हो जाएगी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब टेंजेंट प्लेन आपका हो गया है। इसके बाद में आता है ऑर्थोगोनल स्फीयर। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्थोगोनल स्फीयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं मेन ऑर्थोगोनल स्फीयर पर। तो ऑर्थोगोनल स्फीयर, ऑर्थोगोनल स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ ऑर्थोगोनल स्फीयर का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्फीयर। तो दो स्फीयर अगर आपस में एक दूसरे को कट करें तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्फीयर। देखिए, अब दो स्फीयर, मैंने आपको कल भी बताया था, पिछला वाला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बता रखा है कि दो सरफेस यदि आपस में कट करें, दो सरफेस यदि आपस में कट करे तो एक कर्व बनता है। दो सरफेस आपस में कट करे तो एक कर्व बनता है। तो यहां पर क्या करेंगे, दो स्फीयर अगर आपस में कट करेंगे तो एक कर्व बनेगा। वो कर्व क्या है, सर्कल है। तो इस सर्कल से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऑर्थोगोनल स्फीयर का मतलब हो गया है कि पर अब ये दो स्फीयर आपस में कट तो कर रहे हैं, लेकिन कट करने की इनकी अलग अलग कंडीशन होती है। और ये होता है कि दो सरफेस आपस में कट करे तो उनके बीच का कोण भी निकाला जा सकता है। दो सरफेस, या तो देखो दो कर्व अगर कट करे तो जब वो कट कर रहे हैं तो उनके बीच का कोण भी हम निकाल सकते हैं। दो सरफेस अगर आपस में कट करे तो उनके बीच का कोण भी निकाल सकते हैं। देखो यहां मैंने कर्व की भी बात करी है और सरफेस की भी बात करी है। सरफेस तो होते हैं 3D में, और कर्व जो है वो 2D में भी हो सकते हैं और 3D में भी हो सकते हैं। लेकिन 3D में कर्व कब आते हैं, जब दो सरफेस कट करें, और 2D में सिंपल कर्व होते हैं, 2D में सरफेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल स्फीयर, यानी कि ऑर्थोगोनल दो स्फीयर को हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लांबिक, लांबिक का मतलब होता है लंबवत, लंबवत का मतलब होगा कि जब कोई भी 90 डिग्री की बात आ जाती है तो वो होता है लंबवत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल स्फीयर ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें समझा देता हूँ, बाकी आप आराम से इसके बारे में और भी बहुत अधिक जान सकते हो। कि सबसे पहले दो स्फीयर रहेंगे, आपस में वो कट करेंगे। ठीक है, तो दो स्फीयर जब आपस में कट कर रहे हैं तो उनके बीच का कोण, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू स्फीयर। वो हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू स्फीयर, यानी कि दो स्फीयर के प्रतिच्छेदन का कोण। तो उसको हमें देखना होगा। जैसे दो स्फीयर, मान लीजिए ये पी बिंदु पर कट कर रहे हैं, ये पी बिंदु मैंने ले लिया है, ये पी बिंदु आपने ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट में कुछ भी ले लेता हूं, x0 y0 और z0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, यानी कि अभी अपन देख रहे हैं एंगल, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, टू स्फीयर, दो स्फीयर के प्रतिच्छेदन का कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर दो स्फीयर के बीच का कोण आपको कुछ नहीं करना। जैसे पी बिंदु पर ये आपका पहला स्फीयर है S1 और ये आपका दूसरा स्फीयर है S2। तो आपको पहले वाले स्फीयर के लिए भी टेंजेंट प्लेन देखना है और दूसरे वाले स्फीयर के लिए भी आपको क्या करना है, टेंजेंट प्लेन लिख लेना है। यानी कि हम यूं मान लेते हैं कि जैसे दो स्फीयर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों ही कट कर रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट पर पहले वाले स्फीयर का भी टेंजेंट प्लेन लिखना है और दूसरे वाले स्फीयर का भी टेंजेंट प्लेन लिखना है। अब इन दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच का जो कोण होता है, ये बीच का कोण होता है इन दोनों स्फीयर के प्रतिच्छेदन का कोण। ठीक है, और जब ये एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो दोनों स्फीयर क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर कहलाते हैं। यहां पर अब ये थीटा है, ये आपका एंगल क्या है, थीटा है। मान लीजिए दो स्फीयर है, किसी भी बिंदु P पर दोनों ही कट कर रहे हैं, तो इस P बिंदु पर दोनों स्फीयर के टेंजेंट प्लेन के बीच का जो कोण होता है वो दोनों स्फीयर के प्रतिच्छेदन का कोण कहलाता है। इसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। ठीक है, अब यदि दो स्फीयर जो है ऑर्थोगोनल कब हो जाएंगे, यदि ये इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू स्फीयर जो है वो 90 डिग्री हो। तो इसकी जो अगर अपन थ्योरी के हिसाब से डेफिनेशन देवे तो यूं आप बोल सकते हो कि टू स्फीयर इंटरसेक्ट द पॉइंट P, two sphere intersect the point P if the angle between intersection of both sphere is 90 degree, then S1 and S2 स्फीयर इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल स्फीयर। ठीक है, यानी कि दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर के मध्य का कोण, दोनों स्फीयर के प्रतिच्छेदन के मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो दोनों स्फीयर क्या कहलाते हैं, लांबिक स्फीयर कहलाते हैं। इसको ऑर्थोगोनल को हिंदी में बोलते हैं लांबिक स्फीयर। ठीक है, पर अब ये लांबिक है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी प्रॉब्लम मैं आपको समझा देता हूं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं।
तो देखिए इसमें आप मान लीजिए कि पहला स्फीयर है, इसकी कंडीशन होती है एक ऑर्थोगोनल कंडीशन, ये पूछा जाता है। तो आप ले लीजिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल स्फीयर, ऑर्थोगोनल स्फीयर, ये कंडीशन आपको पूछी जाती है। जैसे अपन डायरेक्ट डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो दो स्फीयर दे देंगे, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कंडीशन हम देख लेते हैं। कंडीशन होती है आपके पास, यहां हम ले लेते हैं कि मान लीजिए एक स्फीयर है S1 और एक स्फीयर है S2। पहले वाले स्फीयर को मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y 2w1z प्लस d1 बराबर 0। ठीक है, एक स्पेयर ये ले लिया है। दूसरा स्पेयर ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। ये आपके पास क्या है, दो स्पेयर है। ठीक है, ये दो स्पेयर दे दिया। अब ये दोनों स्पेयर अगर ऑर्थोगोनल कट करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंडीशन है कि यदि ये स्पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यदि ये दोनों स्पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये दोनों स्पेयर क्या होंगे, ऑर्थोगोनल स्पेयर होंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है, ये कंडीशन मैं इसका प्रूफ भी आपको करा दूंगा कि ये कंडीशन कैसे आती है। ठीक है, तो कंडीशन आपकी बनेगी 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये क्या है कि दो स्पेयर अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन आती कैसे है भाई, इस कंडीशन का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि दोनों स्पेयर ले लेने हैं। पहला वाला जो स्पेयर है इसके केंद्र के निर्देशांक, जैसे मैं लिख देता हूं माइनस का u1 माइनस का v1 और माइनस का w1। दूसरा वाला स्पेयर में ले रहा हूं, इसका है माइनस का u2 माइनस का v2 और माइनस का w2, ये इनके केंद्र के निर्देशांक है। इन दोनों को हम मिला लेंगे। ठीक है, P बिंदु आपको दे रखा है, इसके P बिंदु आपको दे रखा है, ये P बिंदु है। तो दोनों स्फीयर अगर ऑर्थोगोनल होंगे, पहले वाले स्फीयर की आप त्रिज्या भी निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहला वाला जो स्फीयर है S1 और ये है S2, तो इसकी जो त्रिज्या यहाँ पर हम मिला लेंगे, P पॉइंट से इसको यहाँ तक मिला लेंगे और यहाँ तक मिला लेंगे। फर्स्ट वाले स्फीयर की त्रिज्या R1 ले लीजिए, दूसरे वाले की आप R2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप पाइथागोरस ट्रिपल लगा देते हो, पाइथागोरस ट्रिपल लगा, क्योंकि 90 डिग्री तो है ही सही, तो यहाँ बनेगा C, पहले वाले स्फीयर का सेंटर C1 है, दूसरे वाले का C2 है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C1 C2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपल से दोनों स्फीयर के केंद्र के निर्देशांक और दोनों की त्रिज्या में ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ R1 की अगर आप बात करो, R1 तो R1 जो होता है रूट ऑफ u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस का d1 होता है। और ऐसे ही अगर आप R2 की बात करोगे तो रूट ऑफ, है ना, ये बन जाएगा u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस का d2 होता है। ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले दो स्फीयर आपको दे देंगे, दोनों के केंद्र के निर्देशांक लिख सकते हो, दोनों की त्रिज्या लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसमें C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर देना, R1 की वैल्यू पुट कर दो, R2 की वैल्यू पुट कर दो, और दोनों को यदि सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाती है। तो ये क्या है कि दो स्फीयर अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दो स्फीयर दे देंगे कि भाई एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है। टू प्रूव दैट बोथ स्फीयर इज ऑर्थोगोनल, तो आपको दोनों के केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि आपको u1 u2 v1 v2 w1 w2 और d1 d2 ये इस इक्वेशन में रखने हैं। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। या फिर जैसे उनके बीच में कोई कांस्टेंट रख दे, जैसे किसी भी जगह पे कोई लैम्डा थीटा कुछ भी रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि यदि बहुत स्फीयर ऑर्थोगोनल है, तब आप ये कंडीशन लगा करके आप क्या कर सकते हो, उन दोनों स्फीयर, वो दोनों जो स्फीयर हैं उन दोनों स्फीयर के बीच में कंडीशन को लगा करके उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो अपन कर लेते हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है, बहुत बार
बड़े नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये है कि टू स्फीयर विद रेडियस R1 R2 कट ऑर्थोगोनल, देन प्रूव दैट रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल इज दिस। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉमन सर्कल की त्रिज्या क्या होगी? R1 R2 अपॉन रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखिए मैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके लगभग स्फीयर के जो मोस्ट ऑफ कंसेप्ट है वो इसमें काम में आते हैं। तो ये हम देख लेंगे। मतलब आपको इसमें क्या कहा है कि दो स्फीयर है जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, दोनों स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करते हैं। तब आपको सिद्ध करना है कि बनने वाले उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो सर्कल है उसकी त्रिज्या ये होगी। ठीक है, तो ये अपन आगे ले लेते हैं, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। यानी कि आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। आपको ये कहा है कि दो आपके पास स्फीयर है। तो एक स्फीयर हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला, ये स्फीयर ले लेता हूं, इस स्फीयर का नाम मैं दे देता हूं S1। फिर मैं एक और स्फीयर ले लेता हूं जिसका नाम मैं ले लेता हूं S2। ठीक है, ये दो स्फीयर हैं। अब पहला वाला जो स्फीयर है इसकी जो त्रिज्या मैं ले रहा हूं सिंपल R ले लेते, पर R1 R2 तो आपको कह रखा है तो इसको आप R1 ले लीजिए। दूसरा वाला जो स्फीयर है इसकी त्रिज्या आप R2 ले लीजिए। पर ये दोनों स्फीयर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना। अभी तो ये दूर दूर है, लेकिन ये दोनों कट करेंगे तो कट करें। अभी हमने इनको दोनों को अलग अलग बनाया है। तो पहले वाले स्फीयर की जो इक्वेशन है S1 वो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u। इसको ऐसे नहीं लिया है बुक में, सुविधा के लिए केवल इतना ही लिखा है इसको। सारी बुक वाले इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। मतलब पहले वाला स्फीयर हम ऐसा लेते हैं कि जिसका केंद्र क्या हो 0 0, सुविधा के लिए ऐसा ले लेते हैं तो हमने इसको ऐसे ले लिया है 0 0। दूसरा वाला स्फीयर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2v वाई प्लस 2w जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से हम दो स्फीयर ले लेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है और ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके सही तरीके से इसको एकदम दोनों स्फीयर को कट कराते हुए लेता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको कट करा के और फिर अपन ले लेते हैं। तो नाउ गिवन दैट both sphere कट ऑर्थोगोनल। ये आपको कहा गया है कि दोनों स्फीयर जो है ऑर्थोगोनल जो है कट करते हैं, है ना। तो ऑर्थोगोनल कट करेंगे इसका मतलब यानी कि इन दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये स्फीयर है, दूसरा वाला स्फीयर ये है। ठीक है, अब यहाँ पहला वाला स्फीयर है जिसका केंद्र तो मैं ले रहा हूँ 0 0 0। दूसरा वाला स्फीयर है इसका केंद्र क्या है? माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले स्फीयर की त्रिज्या जो है वो तो आपने R1 ही ली है। दूसरे वाला जो स्फीयर है इसकी त्रिज्या क्या है? R2। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है भाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि आपको कॉमन सर्कल की त्रिज्या निकालनी है। तो ये आपका ये पहले तो ये कॉमन प्लेन ले लीजिए, दोनों जहां कट करेंगे ये आपका बनेगा कॉमन सर्कल। ये जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा? कॉमन सर्कल आपका बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? कॉमन सर्कल। कॉमन सर्कल ये है आपका पूरा का पूरा, है ना। और इस सर्कल की ही आपको निकालनी है त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को मैं मान लेता हूं ये त्रिज्या है जिसको मैंने R नाम दे दिया है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कॉमन प्लेन, है ना। दोनों स्फीयर जिस प्लेन पे कट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन हम लगा लेते हैं यहाँ पर। दोनों स्फीयर अगर ऑर्थोगोनल कट करेंगे तो पहले ऑर्थोगोनल कंडीशन हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो पहले वाले स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट तो ये ही है, तो अप्लाई यहाँ लिखोगे अप्लाई ऑर्थोगोनल कंडीशन। ये हम अप्लाई कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है? 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। ठीक है भाई, तो देखो u1 u2 u1 v1 w1 ये तो आपके 0 0 है, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए d1 की अगर मैं बात करूं तो d2 तो d है, पर जो ये d1 है इसकी जगह पे माइनस r1 का स्क्वायर होगा, माइनस r1 का स्क्वायर प्लस d ये हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया है कि d
R1 स्क्वायर इज इक्वल टू डी, एक रिलेशन आपके पास ये आ गया है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अपन एक और लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द कॉमन प्लेन, इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन। ये कॉमन प्लेन की इक्वेशन भी हमें निकालनी होगी। तो दो स्फीयर अगर आपको दे रखे हैं और इक्वेशन ऑफ द कॉमन प्लेन अगर आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहला स्फीयर माइनस दूसरा स्फीयर, वो पहला स्फीयर माइनस दूसरा स्फीयर यानी S1 माइनस S2 यदि आप करते हो, पहला स्फीयर माइनस दूसरा स्फीयर, ऐसा अगर आप करते हो तो ये दोनों स्फीयर जिस प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है S2 माइनस S1 बराबर 0, या फिर आप S1 माइनस S2 भी कर सकते हो। तो ऐसा अगर अपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो आपके कट ही जाएंगे, फिर आपको मिलेगा 2ux और 2vy 2wz। ठीक है, अब d तो है ही सही है ना, तो ये हो जाएगा प्लस d और माइनस करेंगे ना माइनस, तो ये प्लस R1 स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यदि आप देखो तो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो इस R1 को तो आपको उधर ले जाना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो इसलिए ये R1 क्या होगा, माइनस का होगा। तो जब इसको अपन माइनस करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे कि जब इसको अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ पर इस प्लेन पे आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये P मिल जाएगा। इस P को यदि आप निकाल लेते हो तो फिर पाइथागोरस ट्रिपल से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो P हम निकालेंगे सर्कल के सेंटर पर, ये प्लेन है, इस पे अपन क्या करेंगे P निकालेंगे 0 0 से। तो ये P में निकाल लेता हूँ, नाउ P 0 0 0। ठीक है, एक ये है कि इक्वेशन नंबर 3 से जहां D है उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, R1 रख सकते हो। ठीक है, D की जगह पे। तो इस प्लेन को थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हो, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz। अब जैसे D की जगह हम क्या रख सकते हैं, R1 इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 2R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से ये 2 सारे के सारे 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको अगर आप कैंसिल कर दो तो अब मूल बिंदु यानी 0 0 से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो x 0 है, y 0 है, z 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया R1 स्क्वायर, ठीक है, और रूट ऑफ है ना, ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बन गया है। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए u स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये मतलब अपने पास क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 हम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 पहले स्पेयर की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 दूसरे स्पेयर की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 में हमें R1 स्क्वायर इज इक्वल टू डी मिल गया है, और इक्वेशन नंबर जो 4 हमारे पास आया है उसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मिल गई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि P मिल चुका है, तो P के बाद में आपको क्या मिल गया P। तो जैसे मेन अपना पास पाइथागोरस ट्रिपल ये बन रही है, ये पाइथागोरस ट्रिपल आपके पास बन रही है, जिसमें ये R तो है सर्कल की त्रिज्या, ये R1 जो है पहले वाले स्पेयर की त्रिज्या है, और ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, पर यहाँ ये रिलेशन को अगर आप अप्लाई करोगे तो ये जो सर्कल की जो त्रिज्या है R स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगी, इस तरह से बनेगी कि भाई R1 स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, इसमें रूट नहीं आएगा, ये रूट हटा देते हैं, R1 स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। ठीक है, तो ये रख देता हूं मैं, विच इंप्लाई दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर ही है, और P की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर है, और P स्क्वायर है तो यहाँ पर पावर 4 होगी, क्योंकि R1 स्क्वायर रूट में है P की वैल्यू, और ये हो जाएगा रूट ऑफ u स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो रूट को यदि अपन हटा दें यहाँ से, रूट को यदि आप हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बट यहाँ एक थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिए, बट वी नो दैट R2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ u स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। R2 इज इक्वल टू ये होता है, तो स्क्वायर यदि अपन इसको कर दें
स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, R2 स्क्वायर बराबर U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर माइनस D हो जाएगा। और D बराबर क्या होता है, R1, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 में हमने लिखा है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी। अपन दे चुके हैं इक्वेशन 3, 4 और ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 हो जाएगी। ये इक्वेशन 5 है। तो 5 का यूज जो है आप यूज कर लीजिए यहाँ, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5 एबव, ऊपर जो है इक्वेशन 5 का यूज करने पर, तो ये यूज कर लेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 दी पावर 4, R1 की पावर 4, और ये बन जाएगा U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर की जगह पे क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करोगे तो R1 की पावर 4 प्लस R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस R1 की पावर 4 अपॉन ये क्या बन गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो आपके पास क्या आया है, आपके पास आ चुका है कि R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉमन सर्कल की त्रिज्या है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है कि दो स्फीयर हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, दोनों ही ऑर्थोगोनल कट करते हैं, तो बनने वाले कॉमन सर्कल की त्रिज्या जो है वो आपको ये सिद्ध करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, दो स्फीयर मान लिए। मान लीजिए कि दो स्फीयर है हमारे पास, आपने क्या माना है, दो स्फीयर जो है वो मान लिए हैं। सॉरी, ये दो स्फीयर आपने माने हैं, ये आगे मैंने बता रखे हैं, दो स्फीयर मान लिए हैं। एक स्फीयर S1 है, दूसरा S2 है। ठीक है, दोनों स्फीयर को मानने के बाद दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल कट करते हैं, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन से हमारे पास R1 की वैल्यू जो है वो D आ गई है। ठीक है, R1 की वैल्यू D आने के बाद में फिर हमने क्या किया है कि R1 इज इक्वल टू डी आ गया। बाद में हमने क्या किया, दोनों स्फीयर जिस प्लेन पे कट कर रहे हैं कॉमन प्लेन की इक्वेशन निकाल दी। कॉमन प्लेन पे मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने के बाद में पाइथागोरस ट्रिपल हमने लगाई है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपल हमने लगा ली है। पाइथागोरस ट्रिपल से हमें क्या है कि R की वैल्यू मिल गई है। फिर हमने U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको इलिमिनेट कर लिया है, जिससे हम U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर की वैल्यू को यदि हम हटाते हैं तो हमारे पास U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम रख देंगे तो हमारे पास क्या है, ये सर्कल की त्रिज्या आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑर्थोगोनल स्फीयर के और भी क्वेश्चन जो है वो बुक में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आगे और भी आपको इससे रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।